हेलो व्यूअर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे झारखंड स्पेशल जीके चैप्टर वाइज लगभग 9000 प्लस एमसीक्यू की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें ऑलरेडी क्लास 1 से लेकर क्लास 25 तक हमने लगभग एक घंटे का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है और उसका प्लेलिस्ट भी हमने अच्छे से बना दिया है। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है और आप एसएससी खास तौर पे झारखंड एसएससी सीजीएल और जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने कहीं से थ्योरी पढ़ रखी है, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। और यदि आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ा है और अभी से आप जगे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप शुरू से अंत तक इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट होगा, आप की तैयारी भी लगभग पूरी हो जाएगी। बस ज़रूरत होगी एक बार रिवीजन की। एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि औरों के कंपेयर में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्लास नंबर 26, इसमें हम लोग आज कवर करेंगे झारखंड जनजातीय शासन व्यवस्था को, जिसमें सबसे पहले नागवंशी शासन व्यवस्था को डिस्कस करेंगे, फिर अपना आ जाएगा पढ़ा शासन व्यवस्था, फिर उसके बाद ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, मांझी परगनैत शासन व्यवस्था और अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था। तो इस तरह से हम लोग झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का पहला जो है टॉपिक, जो नागवंशी शासन व्यवस्था है, उसको वीडियो शुरू करूं, क्वेश्चन शुरू करूं, इससे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसका शीर्षक है नागवंशी शासन व्यवस्था का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। नागवंश के संस्थापक राजा फनी मुकुट राय थे। इन्होंने 64 एडी में नागवंश की स्थापना करी थी। नागवंश के संस्थापक राजा फनी मुकुट राय थे और इनके द्वारा 64 एडी में नागवंश की स्थापना करी गई थी। तो ये बिल्कुल ये पहला कथन सही है। दरअसल मुंडा वंश का संस्थापक राजा सुतिया पाहन के अंतिम उत्तराधिकारी का राजा मदरा मुंडा हुए, ये भी सही है। और मदरा मुंडा ने सभी पढ़ा पंचायतों के मानकियों से सलाहोपरांत अपने दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय को 64 एडी में सत्ता सौंप दी थी, ये भी सही है। यह एक जनजातीय समाज द्वारा गैर जनजातीय समाज को सत्ता सौंपने की घटना थी। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सभी कथन सत्य हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला बोला गया कि नागवंश काल में मुंडा मान की व्यवस्था भुईहरी व्यवस्था के नाम से जानी जाने लगी। नागवंश काल में मुंडा मान की व्यवस्था भुईहरी व्यवस्था के नाम से जानी जाने लगी, बिल्कुल पहला कथन सत्य है। इस काल में पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा, जो कि एक राजनीतिक इकाई थी, ये गलत है। इस काल में पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा, जो कि एक प्रशासनिक इकाई थी, ना कि राजनीतिक इकाई थी। तो यहाँ पे प्रशासनिक इकाई होगा, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा बोला गया कि मानकी को भुईहर कहा जाने लगा। मानकी को भुईहर कहा जाने लगा, जो एक राजनीतिक पद था, बिल्कुल ये गलत हो गया। जो एक प्रशासनिक पद था होना चाहिए, परंतु ग्रामीण पंचायती व्यवस्था पूर्व की भांति ही यथावत बनी रही। तो पहला कथन सत्य हो गया और दूसरा तीसरा गलत हो गया। तो यानी ऑप्शन आपका केवल पहला कथन सत्य हो जाएगा, जो कि डी में है। तो डी आंसर हो जाएगा।
इस काल में पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा, जो कि एक प्रशासनिक इकाई थी। मानकी को भूइहर कहा जाने लगा, जो कि एक प्रशासनिक पद था। परंतु ग्रामीण पंचायती व्यवस्था पूर्व की भांति ही यथावत बनी रही। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? फनी मुकुट राय ने विशेषकर प्रयागराज के लोगों को छोटा नागपुर आने का निमंत्रण दिया। बिल्कुल ये बात सत्य है, जिसमें कुंवर, लाल, ठाकुर, दीवान, कोतवाल, पांडे मुख्य थे। तो ये दूसरा भी कथन सही है, यानी दूसरा गलत है दोस्तों। केवल और केवल पहला यहाँ पे कथन सत्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। फनी मुकुट राय ने विशेषकर बनारस के लोगों को छोटा नागपुर आने का निमंत्रण दिया था। अगला क्वेश्चन है अपना, नागवंश शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। नागवंश शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुआ था। नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख दीवान, पटवारी एवं वकील किया करते थे। अगला है, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। मुगल काल में नागवंशी राजाओं की स्थिति बदली। विशेषकर नागवंशी राजा दुर्जनशाल को जब जहांगीर ने 10 साल बंदी बनाया था। तो यहाँ पे ये पहला कथन गलत हो गया कि मुगल काल में नागवंशी राजाओं की स्थिति बदली। विशेषकर नागवंशी राजा दुर्जनशाल को जब जहांगीर ने 10 साल के लिए जो है बंदी बनाया था। तो ये तो बात सही है कि मुगल काल में नागवंशी राजाओं की स्थिति बदली, विशेषकर नागवंशी राजा दुर्जनशाल को जब जहांगीर ने बंदी बनाया। लेकिन वो 10 साल के लिए इनको बंदी नहीं बनाया गया था, 12 साल को तक इनको ग्वालियर के जो किला था उसमें इनको बंदी बना के रखा गया था। तो ये 10 साल है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा हम देखें, रिहाई के बाद उन्हें 8,000 रुपये वार्षिक लगान देने को मजबूर किया गया तथा इस क्षेत्र में प्रशासनिक स्वरूप बदल गया। तो ये 8,000 रुपये वार्षिक नहीं बल्कि 6,000 रुपये वार्षिक लगान देने के लिए इनको मजबूर किया गया और इस क्षेत्र में प्रशासनिक स्वरूप बदल गया। तो ये दूसरा 8,000 के बदले में 6,000 होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। वहीं हम बात करें, नागवंशी राजाओं ने नियमित कर वसूली का जिम्मा मुंडा मानकी को ही सौंपी। ये तीसरा कथन बिल्कुल सही है कि नागवंशी जो राजा थे उन्होंने नियमित कर वसूलने का जिम्मा मुंडा मानकी को सौंप दी थी। तो तीसरा कथन सही हो जाएगा। यह जिम्मेदारी बाद में जागीरदारों को दी गई, जिसे जागीरदारी प्रथा के नाम से जाना गया। तो तीसरा और चौथा ये कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। मुगल काल में नागवंशी राजाओं की स्थिति बदली। विशेषकर नागवंशी राजा दुर्जनशाल की जब जहांगीर ने 12 साल का बंदी बनाया था और रिहाई के बाद इन्हें 6,000 रुपये वार्षिक देने को मजबूर किया गया। इस क्षेत्र में प्रशासनिक स्वरूप भी बदल गया। अगला है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के समय बदले परिस्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में बदले परिस्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है कि 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम से और अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है, जिस पर आगे चलकर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस प्रक्रिया में जमींदार को भूस्वामी माना गया। तो दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कथन की बात करें, अब लगान वसूली का कार्य जमींदारों को दिया जाने लगा और इसी समय परहा प्रणाली परगना में बदल गई। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों जो है कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के समय में
बदली परिस्थितियों के बारे में सत्य कथन है। नागवंशी शासन व्यवस्था के समय में बदले परिस्थितियों के बारे में सत्य कथन है। तो सत्य कथन कौन सा है देखते हैं। तो नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में बदले परिस्थितियों के बारे में सत्य कथन। नागवंशी शासन व्यवस्था समय के साथ कमज़ोर हुई। मुंडा मानकी का महत्व धार्मिक क्रियाकलापों तक सिमट कर रह गया, परंतु नागवंश का इतिहास चलता रहा। बिल्कुल ये पहला कथन सही है। दूसरा की बात करें, अंत में 1963 में बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होने के बाद नागवंश का अंत हो गया। इसके अंतिम राजा उदयनाथ शाहदेव तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ रही। तो ध्यान रखिएगा, अंत में 1963 में बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होने के बाद नागवंश का अंत हो गया और इसका अंतिम राजा उदयनाथ शाहदेव नहीं था, ये गलत है। इसका अंतिम राजा चिंतामणि, ध्यान रखिएगा, नागवंश शासन का अंतिम राजा चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव था। तो ये उदयनाथ शाहदेव दिया गया है, इसलिए गलत हो गया। केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 1963 में बिहार जमींदारी उन्मूलन लागू होने के बाद नागवंश का अंत हो गया और इसका अंतिम राजा चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ रही। अगला है कि मुंडा शासन में गांवों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है। तो मुंडा शासन में गांवों का मिश्रित रूप पढ़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? पढ़ा कहलाता है। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है। तो पहला है कि नागवंशी राजा महाराजा कहकर संबोधित किया जाता था तथा वह प्रशासन का सर्वोच्च बिंदु था। ये पहले कथन की बात करें तो पहला कथन सही है। दीवान, यह शासन में वित्तीय मामलों का प्रमुख हुआ करता था। तो ये भी कथन सही है। पांडे, पंच में या पढ़ा राज की अनुमति से लिए गए निर्णयों को मौखिक रूप से सभी को अवगत कराता था। पांडे का काम पंच या पढ़ा राजा की अनुमति से लिए गए निर्णय को मौखिक रूप से सभा को अवगत कराता था। तो ये तीसरा भी कथन सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि नागवंशी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। नागवंशी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। महतो गांव का महत्वपूर्ण व्यक्ति महतो या महत्तम कहलाता था। ये सही है। भंडारी राजा के गांव में खेती बाड़ी करने तथा अन्न का भंडार करने हेतु इसकी नियुक्ति की जाती थी। भंडारी राजा के गांव में खेती बाड़ी करने तथा अन्न का भंडार करने हेतु इसकी नियुक्ति की जाती थी। तो ये भी सही है। भंडारिक यह भंडार गृह का प्रहरी होता था। भंडार गृह का प्रहरी होता था। तो भंडार गृह का प्रहरी होता था। तो बिल्कुल ये प्रहरी होता था। तो तीसरा जो है ये कथन सत्य हो जाएगा। और ग्राम स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले अधिकारियों का वर्णन होता है। तो ग्राम स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले 22 अधिकारियों का वर्णन प्राप्त होता है। तो चौथा भी कथन सही है। एक बार फिर देखिए दोस्तों कि नागवंश व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला बोला गया कि महतो गांव का महत्वपूर्ण व्यक्ति महतो कहलाता था या इसे महत्तम भी कहा जाता था। ये पहला सत्य है। दूसरा बोला गया भंडारी जो पद था ये राजा के गांव में खेती बाड़ी करने तथा अन्न भंडारण करने हेतु इसकी नियुक्ति की जाती थी। तो ध्यान रखिएगा, ये दूसरा जो कथन जो है ना, ये अपना जो है इसकी नियुक्ति की जाती थी। तो ये दूसरा कथन गलत है दोस्तों,
केवल और केवल, ध्यान रखिएगा, पहला कथन सत्य हो गया, दूसरा कथन गलत हो गया। भंडारिक, भंडारिक जो होता था यह भंडार गृह का प्रहरी होता था, ये सही है। ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले 22 अधिकारियों का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये पहला, तीसरा और चौथा सही होगा, दूसरा गलत है दोस्तों। तो पहला, तीसरा, चौथा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला, आइए अगला, नागवंशी शासन व्यवस्था हमने देखा। अब देखते हैं पढ़हा शासन व्यवस्था को। किसको देखते हैं? पढ़हा शासन व्यवस्था को। तो पहला है, पढ़हा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है? पढ़हा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पाहन, भूइहर गांवों में धर्मेश के बाद सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत ग्राम पंचायत हुआ करती थी, जिसका प्रधान महतो कहलाता था। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। महतो भूइहरी, जो यहाँ पे पाहन लिखा हुआ है ये गलत है। महतो जो होता था ये भूइहरी गांवों में धर्मेश के बाद सबसे बड़ा शक्ति का स्रोत ग्राम पंचायत थी, जिसका प्रधान महतो कहलाता था। तो ध्यान रखिएगा ये पाहन है, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा इन्होंने कहा है कि महतो यह गांव में धार्मिक अनुष्ठान, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि का कार्य कराते थे तथा इसके बदले इन्हें कर मुक्त जमीन दी जाती थी, जिन्हें पहनाई भूमि कहते थे। यह पद हमेशा शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, यह पद हमेशा शादीशुदा व्यक्ति को दिया जाता था, तो ये गलत है, ध्यान रखिएगा। जब हम बात करें महतो की, तो महतो की जब बात आती है, ये महतो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए पाहन। पाहन जो होता था, पाहन जो होते थे वह गाँव में धार्मिक अनुष्ठान, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि कराते थे और इसके बदले इन्हें मुफ्त ज़मीन दी जाती थी और उस भूमि को पहनाई भूमि के नाम से जाना जाता था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ महतो नहीं होगा, यहाँ पे पाहन होना चाहिए। तो पहला और दूसरा हमने देखा कि पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तीसरा देखते हैं, तो इसमें असत्य ही पूछा था, तो असत्य पहला दूसरा हो गया। तीसरा देख लेते हैं। मांझी, मांझी की बात करें तो मांझी महतो की मदद के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। ये महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता था। तो ये तीसरा कथन सही है। चौथा की बात करें तो बैगा, यह पाहन का सहयोगी है तथा इसका मुख्य कार्य ग्रामीण देवता की पूजा कर उसे शांत कराना है। इसे वैद्य भी कहा जाता था। तो तीसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है। तो हमसे पूछा गया था असत्य कथन की पहचान, तो असत्य जो है वो पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं महतो, भूइहरी गांवों में धर्मेश के बाद सबसे बड़ा शक्ति का स्रोत ग्राम पंचायत हुआ करती थी, जिसका प्रधान महतो कहलाता था। पाहन, यह गांवों में धार्मिक अनुष्ठान, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि कार्य कराते थे तथा इसके बदले इन्हें कर मुक्त जमीन दी जाती थी, जिसे पहनाई भूमि कहते थे। यह पद हमेशा किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता था। अगला है कि पढ़हा शासन व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है। पढ़हा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सत्य कथन है? तो बोला गया कि उरांवों में प्रारंभिक शासन व्यवस्था के निर्धारण हेतु पहले पाहन होते थे, जो धार्मिक एवं सामाजिक कार्य को देखते थे। तो यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल सत्य है। वहीं हम बात करें पाहन के सहयोग हेतु महतो का पद बना, तो ये दूसरा भी कथन सही है कि पाहन के सहयोग हेतु जो है वो महतो पद का सृजन हुआ था। और अगला है कि उरांवों में कहावत है, महतो गांव बनाता है और पाहन गांव चलाता है। तो ये कथन जो है ये सरासर गलत हो जाएगा। उरांवों में कहावत है कि पाहन गांव बनाता है, महतो गांव नहीं बनाता, पाहन गांव बनाता है और
और महतो गांव चलाता है। उरांवों में कहावत है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो गया। तो ओवरऑल अपना पहला और दूसरा सत्य है। उरांव में कहावत है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव को चलाता है। पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का पहचान करनी है, तो देखते हैं कि कौन सा कथन गलत है। पढ़ा राजा को दी गई भूमि मंझियस भूमि कहलाती थी। पढ़ा राजा को दी गई भूमि मंझियस भूमि कहलाती थी, तो ये तो असत्य नहीं, ये तो सत्य है। पाहन को दी गई भूमि पहनई भूमि कहलाती थी, ये भी कथन सत्य है। महतो को दी जाने वाली भूमि महतोई भूमि कहलाती थी, ये भी सत्य है। और पाहन की सहायता हेतु दी गई भूमि पहनई भूमि कहलाती थी। तो ये इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है? गलत कोई नहीं है, सभी सत्य हैं। तो यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है। पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है, तो सत्य कथन कौन से हैं उसकी पहचान करनी है। तो झारखंड में उरांव जनजाति का प्रवेश 12वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के साथ हुआ, ये पहला बिल्कुल जो है गलत है। उरांवों ने मुंडा शासन व्यवस्था को ही अपने क्षेत्रों में लागू किया, जिसे पढ़ा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। उरांवों ने मुंडा शासन व्यवस्था को ही अपने क्षेत्रों में लागू किया, जिसे पढ़ा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। और तीसरे की बात करें तो उरांव जनजाति द्वारा खेती के लिए बनाई गई उपयुक्त भूमि भूइंहरी कहलाती थी। उरांव जनजाति द्वारा खेती के लिए बनाई गई उपयुक्त भूमि भूइंहरी भूमि कहलाती थी। इस गांव का मालिक भूइहर इस गांव के मालिक को भूइहर कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा दूसरा और तीसरा कथन सत्य हो जाएंगे, पहला असत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। झारखंड में उरांव जनजाति का प्रवेश 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। अगला है कि पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की पहचान करनी है। तो बोला गया पढ़ा स्तर उरांवों में कई गांवों को मिलाकर 5, 7, 11, 21 या 22 एक अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बोला जा रहा है कि पढ़ा स्तर पर उरांवों में कई गांवों को मिलाकर, जैसे 5 गांव या 7 गांव या 11 गांव, 21 गांव या 22 गांव, ये मिलाकर जो है वो पढ़ा बनाया जाता है। यह एक अंतर ग्रामीण पंचायत का इस तरह से अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह पंचायत निम्न, मध्य तथा उच्च 3 श्रेणियों में विभाजित था, तो ये भी सही है। और पंचायत की कार्यवाही में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते थे। यह उरांवों का मुख्य प्रशासनिक इकाई था। तो ये सभी के सभी कथन जो होंगे वो अपने सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा असत्य है? पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा गलत है? तो देखते हैं कौन सा गलत है। उरांवों की पंचायत की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी, तो ये सही है। और मुंडा की पंचायत बैठक में महिलाएं शामिल नहीं की जाती थी, ये गलत है। तो ध्यान रखिएगा, मुंडा की जो है वो मुंडा की पंचायत बैठक में महिलाएं शामिल नहीं की जाती थी, तो ये जो है गलत है, शामिल की जाती थी। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों जो है कथन सत्य हैं, वो असत्य पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है अपना कि पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में सत्य कथन
की पहचान करनी है। तो पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में सत्य कथन देखना है। तो पढ़ा राजा यह पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है, ये सही है। पढ़ा दीवान पढ़ा पंचायत में यह प्रमुख न्यायिक अधिकारी जो सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को पहनई भूमि कहा जाता था। पढ़ा शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को पहनई भूमि कहते हैं। पाहन यह गांवों में धार्मिक अनुष्ठान, पर्व त्यौहार, शादी विवाह आदि का कार्य कराते थे तथा इसके बदले इन्हें कर मुक्त जमीन दी जाती थी, जिसे पहनई भूमि कहते थे। यह पद हमेशा किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? पढ़ा शासन व्यवस्था में जो है इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो अभी आपने देखा कि पढ़ा दीवान जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। पढ़ा दीवान पढ़ा पंचायत में यह प्रमुख न्यायिक अधिकारी है जो सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। यह सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। जिस मुद्दे पर पढ़ा राजा निर्णय नहीं ले पाते उसे पढ़ा दीवान के पास स्थानांतरित कर दिया जाता था। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पढ़ा पंचायत का प्रमुख पढ़ा राजा होता है। पढ़ा राजा यह पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है तथा उन मामलों का निपटारा करता है जो महतो द्वारा नहीं किया जा सकता या फिर महतो ने उस मामले को पढ़ा राजा के पास स्थानांतरित कर दिया हो। अगला है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पढ़ा शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह गांव का प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। यह गांव के स्तर के मामले का निपटारा करता है, ये भी सत्य है। और महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। महतो भुइयर गांवों में धर्मेश सूर्य देवता के बाद सबसे बड़ा शक्ति का स्रोत ग्राम पंचायत थी, जिसका प्रधान महतो होता है। और यह ध्यान रखिएगा, यह गांवों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का रक्षक भी कहलाता है। अखरा, शासन आदि के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी पर होती है। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव पंच को पहचान के लिए क्या बांटती है? बांटते समय क्या चेतावनी दी जाती है? पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव पंच को पहचान के लिए क्या बांटती है? पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव पंच को पहचान के लिए क्या बांटती है और बांटते समय क्या चेतावनी दी जाती है? तो ध्यान रखिएगा कि पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव पंच को झंडे का चिन्ह और झंडे का रंग बांटती है, ये ध्यान रखना है। और गांव पंच आवंटित चिन्ह और रंग का ही व्यवहार करता है, ये भी कथन जो है सही है। और पढ़ा पंच द्वारा आवंटित चिन्ह और रंग का प्रत्येक गांव पंच के लोग सम्मान करें, ये सभी के सभी कथन जो होते हैं ये पढ़ा पंचायत द्वारा प्रत्येक गांव पंच को पहचान के लिए बांटने के संदर्भ में सही हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उरांव जनजाति के गांवों का प्रधान महतो होता है। उरांव जनजाति के गांवों का प्रधान महतो होता है, सही है। उरांव जनजाति के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि पाहन गांव
बनाता है और महतो गांव चलाता है। तो ये दोनों के दोनों अभिकथन आपने देखा ही था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा कथन बोला गया कि सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि पढ़ा या पढ़ा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पढ़ा या पढ़ा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कांतो हैं। पढ़ा और पढ़ा के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो ये बोला गया कि पढ़ा या पढ़ा का प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कांतो हैं। तो ये सही है। और इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि पढ़ा पंचायत की बैठक वर्ष में 1 या 2 बार होती है। पढ़ा पंच की बैठक कहाँ होती है? तो ध्यान रखिएगा, पढ़ा पंचायत की बैठक वर्ष में 1 या 2 बार होती है। और पढ़ा पंचायत की बैठक कहाँ होती है? तो राजा गांव या दीवान गांव की सीमा के अंदर पढ़ा पंचायत की बैठक जो होती है ये राजा गांव या दीवान गांव की सीमा के अंदर होती है। पढ़ा पंचायत की बैठक वर्ष में 1 या 2 बार होती है। और पढ़ा पंचायत की बैठक राजा गांव या दीवान गांव की सीमा के अंदर होती है। अगला है कि पढ़ा की शाखाएं हैं। तो पढ़ा की शाखाओं की बात करें तो अथखा पढ़ा, डाडा पढ़ा और भूरी पढ़ा। ध्यान रखिएगा कि पढ़ा की जो शाखाएं हैं वो अथखा पढ़ा, डाडा पढ़ा और भूरी पढ़ा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होने वाला है। अगला शासन व्यवस्था, चलिए देखते हैं। अगला शासन व्यवस्था है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। अगला शासन व्यवस्था अपना है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। तो ढोकलो सोहोर का क्या अर्थ है? तो ढोकलो सोहोर का क्या अर्थ है? तो ढोकलो सोहोर का अर्थ होता है दोस्तों ये समाज की बैठकी। ढोकलो सोहोर का अर्थ यहाँ पे होता है समाज की बैठकी। तो ढोकलो सोहोर का अर्थ बैठक और देखिए ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहोर का अर्थ होता है अध्यक्ष। तो जो अध्यक्ष बैठक को बुलाएगा उसी को ढोकलो सोहोर के नाम से जाना जाएगा। यह खड़िया जनजाति से संबंधित परंपरागत शासन व्यवस्था है। आरंभ में यह बैठक ग्राम स्तर पर आयोजित की जाती थी, परंतु वर्तमान में यह संपूर्ण खड़िया समाज के लिए आयोजित होती है। ढोकलो सोहोर किस खड़िया गांव का प्रधान होता है? ढोकलो सोहोर किस खड़िया गांव का प्रधान होता है? तो ध्यान रखिएगा, ढोकलो सोहोर की बात करें तो ये ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया दोनों का प्रधान होता है। खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति खड़िया राजा होता है। खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति जो होता है वो खड़िया राजा होता है। और ढोकलो सोहोर किस खड़िया? ढोकलो सोहोर में ढोकलो का आपने अर्थ जाना, ढोकलो का अर्थ बैठक और सोहोर का अर्थ होता है अध्यक्ष। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। ढोकलो सोहोर ढेलकी खड़िया एवं दूध खड़िया दोनों का प्रधान होता है। खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति खड़िया राजा कहलाता है। अगला है अपना ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो खड़िया की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। खड़िया जो जनजाति है ये झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। बिल्कुल सही है पहला। खड़िया जनजाति मुंडा जनजाति की उपशाखा है, अतः इसके शासन पद्धति में भी मुंडा मान की व्यवस्था का रूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो ये दूसरा भी कथन सत्य है। वहीं हम बात करें खड़िया जनजाति मुख्य 3 भागों में विभाजित है। दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया
और सबर खड़िया। तो ये जो है तीनों के तीनों स्टेटमेंट सत्य हो जाएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सत्य हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है ढोकलो सोहोर। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो 1934-35 में खड़िया जनजाति के लोगों की अखिल भारतीय महासभा बुलाई, जिसे ढोकलो कहा गया। तो ढोकलो का मतलब आप जान चुके हैं कि बैठक होता है। तो 1934-35 में खड़िया जनजाति के लोगों की एक बैठक बुलाई, जिसे ढोकलो कहा गया। तो ये सही है, लेकिन आपसे पूछ रहा है गलत कौन सा है? तो पहला सही है। इसका उद्देश्य खड़िया समाज को सशक्त एवं मजबूत बनाना था। इस बैठक में जाति प्रथा का समर्थन किया गया, लेकिन पंचायती राज प्रणाली का विरोध किया गया। तो ये दूसरा भी कथन जो है ये सत्य हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तो बोला गया गलत कौन सा है? तो गलत तो है ही नहीं। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर अब सत्य तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये नहीं को हटा दीजिएगा, सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला बोला गया कि ढोकलो सोहोर खड़िया जनजाति महापंचायत का प्रमुख होता है तथा बड़े मुकदमों पर निर्णय अपने मंत्रियों के परामर्श पर देता है। तो ये बिल्कुल पहला सही है। लीखाकड़, तिंजौकड़ आदि इसके सलाहकार होते हैं। लीखाकड़ यह राजा का सचिव अर्थात मंत्री होता है। तो ये दूसरा भी कथन सही है। वहीं हम तीसरे की बात करें तो तिंजौखड़ यह राजा का खजांची है। तिंजौखड़ यह राजा का खजांची होता है तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखता है, ये भी सही है। और वहीं बात करें दीवान की तो यह राजा का प्रशासकीय सलाहकार होता है। तो इस तरह से चारों के चारों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करता है? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का काम कौन करता है? तो करटाहा के द्वारा ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का काम किया जाता है। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य करटाहा करता है। रेड का पद न्यायिक रूप में करटाहा से बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा कि रेड जो होता है, रेड का पद न्यायिक रूप से करटाहा से बड़ा होता है। अगला है अपना कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। तो बोला गया डंडिया, तो पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डंडिया कहा जाता है, सही है। डिहुरी, पहाड़ी खड़िया गांव के धार्मिक प्रमुख को डिहुरी कहा जाता है, ये भी सही है। और भगत या करटाहा यह प्रधान या महतो एवं डिहरी के कार्यों में मदद करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं को सूचना सोहोर तक पहुंचाता है? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना सोहोर यानी अध्यक्ष तक पहुंचाता है? तो करटाहा। ध्यान रखिएगा, करटाहा जो होता है ये सूचना अध्यक्ष तक पहुंचाता है।
ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में कटाहा अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं को जो है वो सोहोर तक पहुंचाने का कार्य करता है। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रशासन की दूसरी इकाई खूंट कहलाती है, जो अंतर ग्रामीण पंचायत है। इसका गठन खड़िया जनजाति के सभी गोत्र समुदाय को मिलाकर किया जाता है। तो बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा बोला गया कि खूंटी स्तर पर खड़िया घाट प्रमुख होता है तथा ग्राम स्तर पर निपटाए नहीं जाने वाले विवादों को इसके द्वारा निपटाया जाता है। ये दूसरा भी कथन सही है। और वहीं बात करें कि खड़िया घाट अंतर ग्रामीण परिसंघ या पंचायत, जिसे पढ़ा पंचायत कहते हैं, तो खड़िया घाट अंतर ग्रामीण परिसंघ या पंचायत, जिसे पढ़ा पंचायत कहते हैं, तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सत्य कथन की पहचान करनी है। तो प्रधान या महतो यह धीरा यानी ग्रामीण पंचायत का प्रमुख है। प्रधान या महतो, धीरा मतलब ग्रामीण पंचायत, तो प्रधान या महतो धीरा का प्रमुख यानी ग्रामीण पंचायत का प्रमुख है। तो बिल्कुल ये पहला जो है ये कथन सत्य है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है दोस्तों? तो दूसरा है इसी में है कि इसका पद वंशानुगत होता है। यह शादी विवाह लड़ाई झगड़े संपत्ति का निर्णय देता है। यानी पहला का ही पद है ये कि प्रधान या महतो के बारे में कहा गया है कि यह धीरा या ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है और इसका पद वंशानुगत होता है। यह शादी विवाह लड़ाई झगड़े संपत्ति विवाद का निर्णय देता है। तो पहला सही है। दूसरा की बात करें, पाहन या कालो, यह गांव का धार्मिक प्रमुख होता है तथा विभिन्न अवसरों जैसे कि कर्मा पूजा, फागु पूजा, शादी विवाह आदि के अवसर पर पूजा पाठ कराता है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ढोकलो सोहोर महासमिति के लिए सही नहीं है? कौन सा ढोकलो सोहोर महासमिति के लिए सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो पहले कौन सा सही है उसको देख लेते हैं। तो पंचायती राज इलेक्शंस का विरोध किया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सोहोर महासमिति जो बनी थी, इन्होंने सही है पहले देखते हैं। तो पंचायती राज जो इलेक्शन होता है उसका विरोध किया था, तो ये तो सही है, विरोध किया था। फिर दूसरा बोला गया, इन्होंने कहा कि पंचायती राज का समर्थन किया। जब विरोध किया तो समर्थन कैसे करेगा, ये गलत हो गया। जातीय प्रथा का समर्थन किया, ये सही है। और मुंडा मानकी को स्वीकार किया, तो ये भी सही है। यानी तीनों A, C, D सही हैं, लेकिन जो है वो बी गलत है। तो गलत की पहचान करनी थी, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ढोकलो सोहोर महासमिति ने पंचायती राज का समर्थन नहीं किया था। अगला चलिए अगले शासन व्यवस्था को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था। तो मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई अगर बात आपको रखनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। आइए अपनी बातों को रखिए, आपकी बात का स्वतः संज्ञान लिया जाएगा और जो भी आप कहेंगे उसको सर आंखों पर रखा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बोला गया पहला कि हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मुंडा मानकी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। हो जनजाति की प्रारंभिक शासन व्यवस्था मुंडा मानकी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो बिल्कुल
पहला जो है ये कथन सत्य है। हो जनजाति मूलतः मुंडा जनजाति की ही एक उपशाखा है, अतः मुंडा और हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मामूली अंतरों के साथ मुंडा मानकी हो कहलाती है। तो ये दूसरा भी कथन सत्य है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मुंडा मानकी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। हो जनजाति मूलतः मुंडा जनजाति की ही उपशाखा है, अतः मुंडा और हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मामूली अंतरों के साथ मुंडा मानकी ही कहलाती है। अगला है कि मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था के बारे में सही कथन है। मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था के बारे में सही कथन है। तो मुंडा यह ग्रामीण शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है तथा ग्राम से जुड़े सभी प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य संपन्न करता है। तो मुंडा की बात करें तो ये बिल्कुल सही बात है कि यह ग्रामीण शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है और ग्राम से जुड़ी सभी प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को संपन्न करता है। डाकुआ यह मुंडा का सहयोगी होता है तथा मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को गांवों तक पहुंचाने का काम डाकुआ करता है। जैसे आज डाकिया से आप रिलेट कर सकते हैं। दिउरी की बात करें तो यह गांव का धार्मिक प्रमुख व्यक्ति होता है जो पूजा पाठ, पर्व त्यौहार, शादी विवाह जैसे धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराता है। तो तीसरा भी कथन सत्य है। यात्रा दिउरी यह धार्मिक कार्य संपन्न कराने में दिउरी का सहयोग करता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन की पहचान करनी है, तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो बोला गया है परहा स्तर पर। तो परहा स्तर पर बात करें तो हो जनजाति में 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परहा या पट्टी पंचायत का निर्माण किया जाता है जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा की बात करें तो पंचायत में अंतर ग्रामीण पंचायतों से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाता है। पंचायत में अंतर ग्रामीण पंचायतों से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाता है। तो दूसरा भी कथन सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों के दोनों अपने कथन सत्य हो जाएंगे। तीसरा भी है, तीसरा भी देख लेते हैं। तो तीसरा में बोला गया है कि पंचायत की बैठक में सभी क्षेत्रों के मुंडा एवं डाकुआ भाग लेते हैं तथा निर्णय सर्वसम्मति से किया जाता है। यहाँ के मुख्य अधिकारी मानकी होते हैं। तो ये तीसरा भी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा सही नहीं है। मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था के बारे में इनमें कौन सा सही नहीं है। सत्य कथन की पहचान करनी है, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम सत्य को देखेंगे कि हो मुंडा जनजाति में पाई जाने वाली यह शासन व्यवस्था विश्व के प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का उदाहरण मानी जाती है। तो हो मुंडा जनजाति में पाई जाने वाली यह शासन व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का उदाहरण मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है ये। हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मूलतः 2 स्तरों पर विभाजित किया जाता है, ग्राम स्तर और परहा स्तर। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, असत्य तो है ही नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो गलत पूछ रहा है तो गलत कोई नहीं है, तो आंसर कोई नहीं ही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला है कि मुंडा मानकी हो
शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला बोला गया कि आरंभ में मुंडा मानकी द्वारा किसी प्रकार की लगान वसूली का कार्य नहीं किया जाता था, बिल्कुल सही है पहला। फिर इन्होंने कहा कि नागवंशी राजाओं ने मुंडा मानकी की सहायता एवं जागीरदारों की मदद से लगान वसूली का कार्य आरंभ किया, बिल्कुल सही है। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद इस क्षेत्र के लगान जमींदार वसूलने लगे, जो कई प्रकार से हो जनजाति का शोषण करते थे। तो तीसरा भी कथन सत्य है। और चौथा कथन को देख लें तो चौथा क्या है कि 1833 में विल्किंसन रूल के द्वारा अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र पे फिर से मुंडा मानकी व्यवस्था को पुनर्बहाल किया। तो सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिहाज से है वो मुंडा शासन व्यवस्था है। इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा समाज में गांवों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? तो मुंडा समाज में गांवों का मिश्रित रूप पढ़ा कहलाता है। मुंडा समाज में गांवों का मिश्रित रूप पढ़ा कहलाता है और मुंडा और मानकी पद वंशानुगत होता है। अगला है कि मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बोला गया कि मुंडा जनजाति द्वारा जंगल साफ कर बनाई गई खेती योग्य भूमि पर सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता था, बिल्कुल सही बात है। जिससे मूल गांव को खूंट कहे जाने के कारण मुंडाओं में खूंटकटी प्रथा विकसित हुई और यहीं से गणतंत्रीय प्रणाली भी जन्म ली। तो दूसरा भी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों आपके कथन सत्य हो जाएंगे। प्रारंभ में मुंडा जनजाति जब झारखंड में प्रवेश किए तो इनके द्वारा जंगल साफ कर बनाई गई खेती योग्य भूमि पर सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता था, जिसे मूल गांव को खूंट कहे जाने के कारण मुंडाओं में खूंटकटी प्रथा विकसित हुई और यहीं से गणतंत्रीय प्रणाली भी जन्म ली। अगला है, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को कहा जाता है। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। हातू पंचायत के अध्यक्ष मुंडा का सहायक पाहन होता है। हातू पंचायत की बैठक प्रायः बृहस्पतिवार के दिन होती है। अगला है कि मुंडा जनजाति में गांवों को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले में उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो उसे भूत खेता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि एक प्रचलन है मुंडा जनजाति में, जिसमें जो है गांव का जो पाहन होता है वो पूजा पाठ करता है और उसके बदले में जो भूमि उसे प्राप्त होती है, जो लोगों के द्वारा दी जाती है, उस भूमि को भूत खेता के नाम से जाना जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सत्य कथन की पहचान करनी है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। मुंडा जनजाति द्वारा खूंटकटी गांव की व्यवस्था के संचालन हेतु विकसित की गई मुंडा मानकी व्यवस्था विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र माना जाता है। तो अभी बताया कि ये कथन सत्य है, ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल खूंटकटी गांव में प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए खूंटकटी पंचायत की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख हातू मुंडा कहलाता था। तो दूसरा भी अपना कथन सही है। अगला है, खूंटकटी गांवों को मिलाकर एक पराह पंचायत बनाई जाती थी, जिसका प्रमुख मानकी होता था। तो ये भी सही है और इसी कारण इस व्यवस्था का नाम मुंडा मानकी व्यवस्था पड़ा। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर अपना
डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। झारखंड में मुंडा जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था कही जाती है, जबकि झारखंड के हो जनजाति की शासन व्यवस्था मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मुंडा जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाती है, पहला सही है। वहीं बात करें झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 800 BC में हुआ, तो बिल्कुल गलत है। झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 BC में हुआ था, इसलिए ये गलत है। मुंडाओं के घनी आबादी वाली गांवों को किरी कहा जाता है। मुंडाओं के घनी आबादी वाले गांव को किरी कहा जाता है, ये सत्य है। यानी ओवरऑल पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सज़ा क्या है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सज़ा क्या है? तो इसको बिटराहा बोला जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों को के लिए दी जाने वाली सज़ा को बिटराहा के नाम से जाना जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम स्तर पर मुंडा जनजाति में मुख्यतः किरी गाँवों में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता था, सही है। मुंडा किरी ग्राम का प्रमुख होता था तथा इसका पद वंशानुगत होता था, तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। पहला और दूसरा दोनों के दोनों इसमें कथन अपने सत्य हो जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। मुंडा झारखंड की एक प्राचीनतम जनजाति है जो छोटा नागपुर के पठार पर निवास करती है। तो मुंडा झारखंड की एक प्राचीनतम जनजाति है जो छोटा नागपुर के पठार पर निवास करती है, बिल्कुल सही है। मुंडाओं के शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत खूंटकटी गांवों का स्थान प्रथम होता है, तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है कि पहचान करनी है। तो देख लेते हैं कि खूंट स्तर पर मुंडा जनजाति के पारंपरिक गांव, जिसे खूंट गांव कहते थे, अखड़ा सरना शासन जैसे केंद्र होते थे, तो पहला बिल्कुल सही है। हाथू मुंडा सामान्य रूप से खूंट कटी गांव का प्रमुख माना जाता है। दरअसल हाथू का अर्थ गांव है और मुंडा का अर्थ है प्रमुख, अतः यह ग्राम प्रमुख था, तो दूसरा भी कथन सत्य हो जाएगा। वहीं हम बात करें पाहन, यह गांव का धार्मिक प्रमुख व्यक्ति था और गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ करने या बलि चढ़ाने का कार्य करता था, तो तीसरा भी एक अपना कथन सत्य हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि मुंडा समाज में किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है? मुंडा समाज में किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है? तो अखरा को। मुंडा समाज में अखरा गांव को सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है। मुंडा के गांव में बाहरी व्यक्ति बसता है तो मुंडा किसे सूचना देता है? मुंडा के गांव में बाहरी व्यक्ति बसता है तो मुंडा किसे सूचना देता है? तो ये प्रखंड पदाधिकारी को। मुंडा के गांव में बाहरी व्यक्ति बसता है तो मुंडा प्रखंड पदाधिकारी को सूचना देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण का कार्य पुरोहित करता था, बिल्कुल सही है। पढ़ा
का प्रधान पढ़ा राजा कहलाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा शासन व्यवस्था में विवाद निष्पादन का पारंपरिक विधि क्या है? मुंडा स्वशासन व्यवस्था में विवाद निष्पादन का पारंपरिक विधि क्या है? तो पारंपरिक विधि की बात करें तो इनमें कौन सी होती है, तो उसी की पहचान आपको करनी है। तो चलिए उसकी पहचान करते हैं। पीड़ित व्यक्ति मुंडा को घटना की जानकारी देता है। पीड़ित व्यक्ति मुंडा को घटना की जानकारी देता है, ये सही है। मामला गांव स्तर में नहीं सुलझता तब 2-3 गांव के मुंडा विवाद का निपटारा करने का प्रयास करते हैं, ये भी सही है। पढ़ा सभा में भी विवाद का निपटारा नहीं हो पाता तो 22 पढ़ा राजा की सभा में विवाद का निपटारा किया जाता है, जिसे मानना ही पड़ता है। तो ये सभी पहला ए बी सी तो हमने देखा कि ये सही है, तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है? मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करनी है। पीसी रॉय ने भी मुंडा एंड देयर कंट्रीज नामक पुस्तक में लिखा है कि मुंडा जाति 81 पीढ़ी 83 सीढ़ी उच्च एवं निम्न भूमि पर शासन करती थी। बिल्कुल पहला सही है, ये गलत की पहचान करनी है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार ऋषा मुंडा ने पढ़ा सरदारों को मिलाकर जिस राज्य की स्थापना की उस राज्य का नाम सुतिया नागखंड था, ये भी सही है। और इसके प्रथम राजा सुतिया पाहन हुए। इस राज्य की राजधानी सुतियाम्बे में स्थित थी और यह राज्य 7 गढ़ और 21 परगना में विभाजित था। तो ये तीसरा भी कथन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो बोला गया कि कौन सा कथन गलत है, तो ये तो तीसरा कथन बिल्कुल सही है, तीसरा सही है। वहीं हम बात करें यहाँ पे तीसरा कथन सही है। और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार ऋषा मुंडा ने पढ़ा सरदारों को मिलाकर जिस राज्य की स्थापना की उस राज्य का नाम सुतिया नागखंड था, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो सत्य कौन सा सत्य नहीं है बोला था, यानी गलत कौन सा है? तो पीसी राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्रीज नामक पुस्तक में लिखा है कि मुंडा जाति 81 पीढ़ी 83 सीढ़ी यानी उच्च या निम्न भूमि पर शासन करती थी। तो ये सभी के सभी कथन ये सत्य हो जाएंगे दोस्तों। तो 81 पीढ़ी 83 सीढ़ी है ना, तो 81 पीढ़ी भी है 83 सीढ़ी भी है, तो सभी सत्य हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, 1 2 3 ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे SC राय है, PC राय नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। SC राय होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। माइनर सा मिस्टेक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कौन सा असत्य है, तो डी आंसर हो जाएगा। तो SC राय ने मुंडा एंड देयर कंट्रीज नामक पुस्तक में लिखा है कि मुंडा जाति 81 पीढ़ी 83 सीढ़ी है ना पर शासन करती थी। अगला है कि मुंडा शासन व्यवस्था में दरोगा का कार्य होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में दरोगा का कार्य होता है। तो सभा की कार्रवाई में सभा का नियंत्रण करना सही है। सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल करना, ये भी सही है। और सुरक्षा संबंधी व्यवस्था का कार्य करना, तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। मुंडा शासन व्यवस्था में दरोगा का कार्य होता है कि सभा की कार्रवाई में सभा पर नियंत्रण करना, सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल करना एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्था का इंतजाम करना। मुंडा समाज निम्न में से किन 2
दो भागों में विभक्त है। मुंडा समाज निम्न में से किन दो भागों में विभक्त है? तो महदी मुंडा और कपाट मुंडा ये दो भागों में विभक्त हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। मुंडा समाज दो भागों में विभक्त हैं, पहले को महदी मुंडा और वहीं दूसरे को कपाट मुंडा कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा सही नहीं है? मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो पहला बोला गया, गणतंत्रीय प्रणाली के साथ साथ मुंडा जनजाति में आरंभ से ही राज्य निर्माण की प्रक्रिया देखी गई। तो गलत की पहचान करनी है। तो गलत पहला तो सही है, जिसका उदाहरण मद्रा मुंडा के प्रयासों से सुतिया नागखंड राज्य गठन के रूप में देखने को मिलता है। तो दूसरा ही गलत हो गया, जिसका उदाहरण रीसा मुंडा के प्रयासों से सुतिया नागखंड राज्य का गठन देखने को मिलता है, न कि मद्रा मुंडा। तो यहाँ पे रीसा मुंडा होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो गया केवल। और तो उसमें बोला था कि गलत कथन कौन सा है, तो दूसरा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है, मुंडाओं का शासन क्या कहलाता है? मुंडाओं का ध्यान रखिएगा, शासन क्या कहलाता है? तो मुंडाओं का जो शासन नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा। मुंडाओं को जहाँ पे दफनाया जाता है या जलाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसको ससनदीरी के नाम से जाना जाता है। तो मुंडाओं का जो कब्रिस्तान जिसको बोलते हैं या जिसको वैकुंठ धाम बोलते हैं, उसको ससनदीरी के नाम से जाना जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला बोला गया कि पढ़ा या पढ़ा स्तर पर मुंडा जनजाति में कई खुटखटी गांव को आपस में मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत की स्थापना की जाती थी। तो बिल्कुल ये पहला कथन सत्य है। दूसरा को देख लेते हैं कि पढ़ा खुटखटी पंचायत से बड़ी एक प्रशासनिक इकाई थी। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जा सकती है। तो ये भी सत्य है। अगला है कि मानकी पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है तथा इसका पद वंशानुगत होता है। यह अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। तो तीसरा भी सही है। पढ़ा राजा पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है तथा इसका निर्णय अंतिम माना जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? तो खूंट का अर्थ होता है परिवार। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार से है। अगला है कि मुंडा राजा का पुलिस अधिकारी कौन होता है? मुंडा राजा का पुलिस अधिकारी मुंडा होता है। कौन होता है? मुंडा मौजा का पुलिस अधिकारी मुंडा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर अपना ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइए अगला हम शासन व्यवस्था को देखते हैं। मांझी परगनैत शासन व्यवस्था। मांझी परगनैत शासन व्यवस्था का पहला क्वेश्चन है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो चौकीदार। मांझी परगना शासन व्यवस्था में चौकीदार पुलिस की भांति कार्य करता है। अगला है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है? सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन मांझी करता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन मांझी करता है। अगला है कि मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में, मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बोला गया यहाँ पे पहला
अब सत्य नहीं है यानी गलत की पहचान करनी है। तो संथाल जनजाति के पारंपरिक संथाल जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को मांझी परगनैत शासन व्यवस्था कहते हैं। ये सही है। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इनका मुख्य निवास संथाल परगना क्षेत्र रहा है। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। वो गलत की पहचान कर पूछ रहा है, गलत कौन सा है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को मांझी परगनैत शासन व्यवस्था कहते हैं और संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इनका मुख्य निवास संथाल परगना क्षेत्र रहा है, अर्थात दोनों सत्य हैं। अगला है कि संथाली समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान किसे माना जाता है। संथाली समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान किसे माना जाता है, तो ये चूल्हा का टूटना। संथाली समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान चूल्हा का टूटना को माना जाता है। मांझी परगनैत शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। मांझी परगनैत शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो समाज में एकता, सुरक्षा तथा शांति बनी रहे, बाहरी खतरों से लोगों को सुरक्षित रखना और खतरों से लोगों को सुरक्षित रखना। तो ये सभी के सभी यहाँ पे कथन सत्य हो जाएंगे। इसका मतलब मांझी परगनैत शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ये आपके सभी आंसर हो जाएंगे। अगला है कि मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, तो सही कथन की पहचान करनी है। संथाली समाज में अवैध संबंधों के आधार पर दिए जाने वाले सबसे कठोर दंड सामाजिक बहिष्कार है, जिसे बिटराहा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बोला गया कि मांझी परगनैत शासन व्यवस्था में के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे बोला गया कि संथाली समाज में अवैध संबंधों के आधार पर दिया जाने वाला सबसे कठोर दंड सामाजिक बहिष्कार है, जिसे बिटराहा कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। जबकि इस समाज द्वारा दिया जाने वाला सबसे छोटा दंड करेरा दंड है। तो बिल्कुल, तो ये दूसरा भी कथन सही है कि सबसे जो कठोर जो दंड है वो बिटराहा है। पूर्ण सामाजिक बहिष्कार इसमें करा जाता है। और वहीं सबसे छोटा दंड की बात करें तो करेरा दंड है। ये दूसरा भी सही है। तीसरा देख लेते हैं, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर किसी व्यक्ति को 50 रुपये से 250 रुपये तक दंड लगाया जाता है। तो जिसके तहत किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर सबसे छोटा दंड जो है वो करेरा दंड है। और इसमें अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो 50 रुपये से 250 बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा। ये 5 रुपये से और 150 रुपये, न्यूनतम 5 रुपये और अधिकतम 150 रुपये का दंड लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा। तो बोला गया कि करेरा दंड में दोषी पाए जाने पर किसी व्यक्ति को करेरा दंड में दोषी पाए जाने पर किसी व्यक्ति को 5 रुपये से 150 रुपये तक का दंड लगाया जाता है। मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, तो सही कथन की पहचान करनी है। भगदो प्रज्ञा गांव के वे लोग हैं जो प्रबुद्ध हैं और विभिन्न झगड़ों पर पंचायत की बैठक कर विचार विमर्श करते हैं। तो ये पहला कथन सत्य है। लासेर टेंगोए गांव का सुरक्षा प्रहरी है। लासेर टेंगोए गांव का सुरक्षा प्रहरी है जो बाहरी आक्रमण से गांव की रक्षा करता है। ये भी सही है। और तीसरा की बात करें तो
यहाँ पे तीसरा है सुसारिया गांव की ग्राम सभा का संचालन करता है। सुसारिया गांव की ग्राम सभा का संचालन करता है, ये भी सही है। चौकीदार ग्रामीण पुलिस की भांति कार्य करता है तथा मांझी के आदेशों पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। तो सभी के सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। अगला है कि मांझी परगनैत शासन व्यवस्था, मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। असत्य कथन इनमें आपको ढूंढना है, बताना है। तो बोला गया कि गलत कौन सा है, तो पहले सही को देखते हैं कि सही कौन सा है। तो पहला बोला गया है कि संथालों की परंपरागत व्यवस्था सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया गया था। संथालों की परंपरागत व्यवस्था सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया गया था, तो ये तो सत्य है। सौरिया पहाड़िया जनजाति आरंभ से ही लोकतांत्रिक एवं नियोजित थी, अतः संथालों पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, ये भी कथन सत्य है। हमें गलत की पहचान करनी है। संथाल ग्राम सभा को मोड़े होड़ कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ 10 आदमी की सभा होती है। ध्यान रखिएगा, यही कथन गलत है। संथाल ग्राम सभा को मोड़े होड़ कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ 5 आदमी की सभा होती है। ये 10 आदमी जो लिखा हुआ है, यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 कौन सा गलत है की पहचान करने को बोला था, तो तीसरा, केवल तीसरा गलत हो जाएगा। अगला है कि जोग प्रामाणिक क्या कार्य करता है। जोग प्रामाणिक क्या कार्य करता है, तो जोग मांझी का सहायक उप सरदार होता है, सही बात है। जोग मांझी की अनुपस्थिति में कार्य करता है, ये भी सही है। जोग मांझी के कार्यों में सहायता करता है, तो सभी के सभी कथन ये सत्य हो जाएंगे। अगला है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को किस नाम से जाना जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को ये सेंद्री बैंसा के नाम से जाना जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को सेंद्री बैंसी के नाम से जाना जाता है। अगला है कि मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो मांझी संथाल गांव का प्रमुख मांझी होता है। यह ग्राम स्तरीय पंचायत का प्रमुख समान पद है, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो पहला ये सही हो गया। जोग मांझी गांव में नैतिक व्यवस्था की देखभाल करता है। शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मांझी की मदद करता है, ये दूसरा भी सही है। और वहीं तीसरे की बात करें तो प्रामाणिक मांझी की अनुपस्थिति में यह पंचायत की बैठक करता है और मांझी के कार्यों का निपटारा करता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। नायके यह गांव का धार्मिक प्रमुख है, जो धार्मिक रीति रिवाजों का जानकार होता है तथा इसे पूर्ण कराता है, ये सही है। कुडाम नायक यह नायक के काम में मदद करता है। भूत भगाने, तंत्र मंत्र सिद्धि करने में इसकी मुख्य भूमिका होती है, ये भी सही है। गोड़ाइत यह गांव का अंतिम पदाधिकारी है, जो मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा सही नहीं है। मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो गलत कथन की पहचान करनी है। तो कौन सा कथन जो है गलत है, उसी को हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो पहला बोला गया कि देश मांझी प्रशासन संथालों में परंपरागत शासन व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे स्थान पर
देश मांझी प्रशासन आता है। यह इकाई 3 से 7 गांवों को मिलाकर गठित की जाती है, जिसका प्रमुख देश मांझी कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला जो है ये आपसे बोला गया है कि सही नहीं है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। वहीं हम बात करें पहला कौन सा, यहाँ पे ध्यान से दोस्तों एक बार पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा गलत हो रहा है। बोला गया कि मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसमें कौन सा कथन गलत है की पहचान करनी है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। तो पहला बोला गया स्टेटमेंट कि देश मांझी प्रशासन संथालों में परंपरागत शासन व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे स्थान पर देश मांझी प्रशासन आता है और यह इकाई 3 से 7 गांवों को मिलाकर गठित की जाती है, जिसका प्रमुख देश मांझी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये 3 से 7 गांव जो है ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा 5 से 8 होना चाहिए। तो ये देश मांझी प्रशासन की बात करें तो संथालों में परंपरागत शासन व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे स्थान पर देश मांझी प्रशासन आता है और यह इकाई 5 से 8 गांवों को मिलाकर गठित किया जाता है और इसका प्रमुख देश मांझी कहा जाता है। तो ये 3 से 7 लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। देश मोड़ मांझी, देश मोड़ मांझी की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि संथाली लोगों में 3 से 7 गांवों के मांझी मिलकर मोड़े मांझी या देश मांझी का चुनाव करते हैं तथा यह मांझी द्वारा न सुलझा सकने वाले विवाद का निपटारा करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देश या मोड़े मांझी की बात करें तो इसमें अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि 3 से 7 गांव नहीं 5 से 8 गांवों के मांझी मिलकर मोड़े मांझी का चुनाव करते थे और यह मांझी द्वारा न सुलझा सकने पर इस जो विवाद का निपटान जो है इसके द्वारा किया जाता था। तो ये दूसरा भी कथन गलत है। तीसरा है परगनैत, मांझी और देश मांझी मिलकर इसका चुनाव करते हैं और 25 से 30 गांवों को मिलाकर एक परगनैत चुना जाता है जो सभी मांझी का प्रधान होता है। तो ध्यान रखिएगा परगनैत की बात करें तो परगनैत में ध्यान रखना है कि ये मांझी और देश मांझी मिलकर इसका चुनाव करते हैं, ये बात सही है। लेकिन ये 15 से 20 गांवों को मिलाकर परगनैत को चुना जाता है और यही सभी मांझी का प्रधान होता है। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे 15 से 20 होना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा गलत हो गया। चौथा देख लेते हैं। दिसुम परगना, सभी परगना का मुख्य राजा दिसुम परगना कहा जाता है। यह मांझी परगनैत व्यवस्था का सर्वोच्च पदाधिकारी है। तो ये तो बिल्कुल सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देश मांझी प्रशासन संथालों में परंपरागत शासन व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे स्थान पर देश मांझी प्रशासन आता है। यह इकाई 5 से 8 गांवों को मिलाकर गठित की जाती है, जिसका प्रमुख देश मांझी कहलाता है। देश या मोड़ मांझी संथाली लोगों में 5 से 8 गांवों के मांझी मिलाकर मोड़े मांझी देश मांझी का चुनाव करते हैं तथा यह मांझी द्वारा न सुलझा सकने वाले विवादों का निपटारा करता है। परगनैत, मांझी और देश मांझी मिलकर इसका चुनाव करते हैं। 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगनैत चुना जाता है जो सभी मांझी का प्रधान कहलाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटराहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटराहा की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि दोषी द्वारा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर इसे समाप्त किया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटराहा की सज़ा को दोषी
द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर समाप्त किया जाता है। अगला है अपना, अगला जो है ये है अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था। तो अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बथुड़ी जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? बथुड़ी जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बोला गया कि यह जनजाति में परंपरागत पंचायत व्यवस्था पाई जाती है जिसमें पंचायत का प्रधान दोहर कहलाता है। ये पहला कथन सत्य है। दोहर का पद वंशानुगत नहीं होता तथा यह धार्मिक क्रियाकलापों का भी निष्पादन करता है। तो ये गलत है, ध्यान रखिएगा। दोहर का पद वंशानुगत होता है और यह धार्मिक क्रियाकलापों का भी निष्पादन करता है। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, इस जनजाति में गांवों के विवादों का निपटान पंचायत द्वारा किया जाता है। पंचायत व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। पहला और तीसरा कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असुर जनजाति शासन व्यवस्था में कौन सा कथन सही है? असुर जनजाति शासन व्यवस्था में कौन सा कथन सत्य है? तो असुर जनजाति की शासन व्यवस्था स्वशासित होती है। बिल्कुल ये सही है। इनके द्वारा कम से कम 5 गांवों को मिलाकर पंच का निर्माण किया जाता है। गांवों की सभी विवादों का निपटारा पंच के द्वारा किया जाता है और असुर पंचायत की बैठक में सभी वयस्क पुरुष शामिल होते हैं। तो ये दूसरा भी सही है। असुर पंचायत में प्रमुख अधिकारी महतो, बैगा, पुजारा तथा गोड़ाइत होते हैं। तीसरा भी सही है। और चौथा देख लेते हैं। चौथा में बोला गया है कि पंच द्वारा शारीरिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार के दंड दिए जाते हैं। तो सभी के सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। अगला है किसान जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? किसान जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो किसान जनजाति के लोगों द्वारा कई गांवों को मिलाकर परगना पंचायत की स्थापना की जाती है जो सामान्यतः अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। तो पहला बिल्कुल सही है। इस जनजाति के जातीय व्यवस्था में प्रमुख अधिकारी महतो, कोतवाल तथा सरदार होते हैं। दूसरा भी सही है। तीसरा की बात करें तो इस व्यवस्था में बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को मुखिया का पूरा खर्च उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो तीसरा गलत हो गया। पहला और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। इस व्यवस्था में बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत का संचालन का पूरा खर्चा उठाना पड़ता है। ये गलत है। अगला है कि बैगा जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? बैगा जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन की पहचान आपको करनी है। बैगा जनजाति में जातीय पंचायत का प्रावधान है एवं पंचायत का प्रमुख मुकद्दम कहलाता है। तो ये पहला सही है। मुकद्दम की सहायता हेतु 2 पद सयान तथा सिख होते हैं। ये भी सही है। और हम बात करें कि बैगा जनजाति में गांवों तक संदेश पहुंचाने का कार्य चारीदार करता है। तो ये तीनों के तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि गोड़ाइत जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? गोड़ाइत जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। इस जनजाति में सभी मामलों का निपटारा जातीय पंचायत के माध्यम से होता है। तो ये पहला बिल्कुल कथन सही है। दूसरा
स्टेटमेंट अपना है कि गोंडाई जनजाति के जातीय शासन व्यवस्था में मुख्य तथ्य यह है कि पिता की संपत्ति पुत्रों में बराबर बराबर विभाजित की जाती है तथा पुत्री को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा। ये दूसरा की बात करें तो यहाँ पे पुत्री को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता है और जो है पुत्रों को जो है बराबर बराबर बांटी जाती है। तो ये भी सही है, यानी पहला और दूसरा ये दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना ध्यान रखिएगा सी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन अपना कि सबर जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? सबर जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला बोला गया कि इस जनजाति में पंचायत का प्रमुख प्रधान कहा जाता है, ये सही है। प्रधान की सहायता गोंडाइत द्वारा की जाती है। गोंडाइत सभी संदेशों एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ये भी सही है। इस जनजाति में सभी ग्रामीण विवादों का निपटारा ग्राम के वरिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तो ये तीसरा कथन सही है। और चौथे की बात करें तो बोला गया कि ग्रामीण पंचायत के सभी पद वंशानुगत होते हैं, तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि चीक बड़ाइक जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? चीक बड़ाइक जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? सत्य कथन की पहचान करनी है। तो बोला गया कि इस जनजाति में किसी भी प्रकार के स्वशासन की प्रणाली विद्यमान नहीं है। इस जनजाति में किसी भी प्रकार के स्वशासन प्रणाली विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें विद्यमान नहीं है तो बिल्कुल ये सही बात है। पहला जो है सत्य हो गया। गांवों द्वारा मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है जिसका प्रमुख राजा कहलाता है, ये भी सही है। और हम बात करें राजा के अलावा अन्य अधिकारी दीवान एवं पानरे जो राजा के कार्यों में सहायता करते हैं, तो ये तीनों के तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सही है की पहचान करती हैं। तो पहला है कि गोंड जनजाति की पंचायत व्यवस्था का मुखिया बैगा कहलाता है जिसे शयाना भी कहा जाता है, तो पहला ये सत्य है। दूसरा की बात करें तो बैगा का निर्णय सभी लोगों द्वारा मान्य होता है और यदि कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करता है तो उसे आर्थिक दंड दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आर्थिक दंड का प्रावधान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बैगा के निर्णय अगर नहीं मानता है या उसके निर्णय की अवहेलना करता है तो उसे समाज से बहिष्कृत किया जाता है। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बैगा का निर्णय सभी लोगों द्वारा मान्य होता है, यदि कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करता है तो उसे समाज से बहिष्कृत किया जाता है। अगला है कि मांझी जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? मांझी जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। तो बोला गया कि इस जनजाति में पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है, तो इस जनजाति में पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है, ये सही है। दूसरे की बात करें तो मांझी के द्वारा ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है तथा इसके द्वारा दिए गए फैसले सभी को मान्य नहीं होता, तो ये गलत है। मांझी के द्वारा ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है और इसके द्वारा दिए गए फैसले सभी को मान्य होता है, तो केवल और केवल आपका ए आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है बेदिया जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। बेदिया जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, तो सत्य कथन की पहचान करते हैं। तो पहला बोला गया कि बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है, जिसे महतो भी कहा जाता है। तो पहला गलत हो गया। वहीं हम बात करें कि इस ग्रामीण मामले का निपटारा प्रधान द्वारा किया जाता है। प्रधान का सहयोगी गणौत कहलाता है। प्रधान का सहयोगी जो है ये गणौत कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा ये गलत है। फिर अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रधान सरकार कहलाता है। अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रधान सरकार कहलाता है, तीसरा सही है। और हम बात करें कि संपूर्ण समाज के प्रमुख को परगनैत कहा जाता है। इस व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होता है। तो तीसरा और चौथा ये कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये सत्य हो जाएंगे। अगला आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंझिया जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। बिंझिया जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बोला गया बिंझिया जनजाति पंचायत का प्रधान मादी तथा गद्दी कहलाते हैं, सही है। इस व्यवस्था में करटाहा का पद प्रमुख है, जिसकी नियुक्ति प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य द्वारा की जाती है, ये दूसरा भी सही है। और विवादों के निपटान में करटाहा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। इस जातीय व्यवस्था में गोमांस का भक्षण निषिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन टंडा है और बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह के रूप में बटे हैं। तो पहला बिल्कुल सही है। और टंडा का मुखिया नाये कहलाता है और जिसका सहयोगी दिगुआर या कोतवाल होता है। तो ये दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चेरो जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। चेरो जनजाति व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तो चेरो जनजाति में गांव, अंचल तथा जिला स्तर पर पंचायत व्यवस्था होती है एवं विवादों का निपटारा प्रत्येक स्तर पर पंचायत के द्वारा होता है। तो पहला सही हो गया। गांव और अंचल स्तर पर प्रधान एवं मुखिया 2 अधिकारी होते हैं। तो ये दूसरा भी सही है। जिला स्तर का सर्वोच्च अधिकारी सभापति होता है। जिला स्तर का सर्वोच्च अधिकारी सभापति होता है। तो ये तीसरा भी सही है। वहीं हम बात करें चौथा की, तो पंचायत के निर्णय सभी लोगों को मान्य नहीं होते, ये गलत है। केवल पहला, दूसरा और तीसरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिरजिया जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। बिरजिया जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला बोला गया कि बिरजिया जनजाति के पंचायत व्यवस्था में बैगा, बेसरा, धावक तथा गांव के बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होते हैं। तो पहला ये सही हो गया। वहीं बात करें दूसरा की, तो इस व्यवस्था में मुखिया कोई कम उम्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो गया। और जातीय पंचायत द्वारा गांवों के मामले का निपटारा किया जाता है। तो पहला और तीसरा कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इस व्यवस्था में मुखिया कोई गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। अगला है कि कोरा जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। कोरा जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इस जनजाति की ग्राम पंचायत का मुखिया महतो कहलाता है, सही है। प्रामाणिक तथा जोग मांझी महतो के सहायक हैं, ये भी सही है। और इस जनजाति में निर्णय
रीति रिवाज के अनुसार दिए जाते हैं। तो सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। करमादी जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में सही है। करमादी जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में सही है। करमादी जाति पंचायत का प्रधान मालिक कहलाता है। मालिक का पद वंशानुगत होता है, तो ये सही है। गांव में विवाह, यौन अपराध, गोत्र आदि पर मालिक न्याय प्रदान करते हैं, तो ये भी सही है। इस व्यवस्था में परगना स्तर पर सतगवैया नामक पंचायत होती है, जिसका कार्य अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करना है। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सौरिया पहाड़िया जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? सौरिया पहाड़िया जनजाति व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला बोला गया, इस जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। मांझी का कार्य सभी प्रकार के वाद विवाद का निपटान करना होता है, तो पहला सही हो गया। मांझी का सहायक गुड़ाइत होता है, जो संदेश वाहक का कार्य करता है। मांझी का सहायक गुड़ाइत होता है, जो संदेश वाहक का कार्य करता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति द्वारा 20 से 25 गांवों को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रधान नायक कहलाता है। जिसका प्रधान नायक कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा, जिसका प्रधान नायक कहलाता है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, ये तीसरा गलत है। तीसरा में ध्यान रखिएगा, सौरिया पहाड़िया जनजाति द्वारा 15 से 20 गांवों को मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है, न कि 20 से 25 गांवों को। तो ये तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। चौथा देखते हैं। इसी तरह 70 से 80 गांवों को मिलाकर प्रधान के रूप में सरदार की नियुक्ति की जाती है। इनका कार्य अंतर ग्रामीण विवाद निपटारा करना है, तो ये पहला, दूसरा और चौथा भी कथन सत्य हो जाएगा। अगला है अपना माल पहाड़िया जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा सही है? माल पहाड़िया जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की पहचान करनी है। तो माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है, बिल्कुल सही है। और मांझी की सहायता हेतु गुड़ाइत एवं दीवान होते हैं, तो ये दूसरा भी सही है। 2 या 2 से अधिक गांवों के विवाद की अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा सुलझाया जाता है एवं इसका प्रधान सरदार कहलाता है। तो तीनों के तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला है खोंड जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? खोंड जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बोला गया कि खोंड जनजाति में सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है। सरपंच गांव का मुखिया होता है, तो सरपंच गांव का मुखिया होता है। तो सही की पहचान करनी है, पहला गलत है। देखिए, खोंड जनजाति में सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है और सरपंच गांव का प्रधान होता है, मुखिया नहीं होता, तो ये गलत हो गया। दूसरा है कि इस जनजाति में गांव के मुखिया को गौरिया कहा जाता है, परंतु वर्तमान में यह पद विद्यमान नहीं है, तो ये जो है ये दूसरा पी वाला कथन सत्य हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि खोंड जनजाति में सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है, सरपंच गांव का प्रधान होता है। कोरवा जनजाति शासन व्यवस्था में कौन सा कथन सही है? कोरवा जनजाति शासन व्यवस्था में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। इस जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, सही है। बड़ा मुखिया कोरवा जनजाति में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है, तो ये दूसरा भी कथन सत्य है। और बिटराहा इस समाज के द्वारा दिया गया दंड विधान है, जो किसी व्यक्ति
के समाज में अनैतिक संबंधों के आधार पर दिया जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महली जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। महली जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तो महली जनजाति की भी कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है, परंतु गांव स्तर पर पंचायत का गठन किया जाता है, ये सही है। समाज द्वारा आर्थिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के दंड देने के प्रावधान हैं, तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमिज जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। भूमिज जाति व्यवस्था के बारे में कौन सा इनमें कथन सत्य है। तो बोला गया कि भूमिज जनजाति में पंचायत का मुखिया प्रधान कहा जाता है तथा इसका पद वंशानुगत होता है, तो ये पहला सही हो गया। फिर बोला गया कि भूमिजों में पैतृक संपत्ति का बंटवारा भाइयों में बराबर बराबर नहीं किया जाता। यदि किसी परिवार में पुत्र नहीं है तो संपत्ति पर पुत्री का अधिकार नहीं होता है, तो ये गलत है। केवल और केवल पहला कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। भूमिजों में पैतृक संपत्ति का बंटवारा भाइयों में बराबर बराबर होता है। यदि किसी परिवार में पुत्र नहीं है तो संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता है। खरवार जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। खरवार जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। खरवार जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था में प्रमुख को मुखिया कहा जाता है, सही है। पंचायत में मुखिया के द्वारा सभी ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है, ये भी सही है। यदि विवाद मुखिया के द्वारा जातीय पंचायत में नहीं निपटाया जाता है तो इसे अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा निपटाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पंचायत का निर्णय नहीं मानता है तो इसे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो ये सभी के सभी जो है ये कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर अपना डी आंसर हो जाएगा। अगला है बंजारा जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में सही कथन है। बंजारा जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में सही कथन है। तो इस जनजाति में कोई व्यवस्थित शासन प्रणाली नहीं पाई जाती है, सही है। गांव की समस्याओं के निवारण हेतु एक सामुदायिक परिषद का गठन किया जाता है जिसका प्रमुख नायक होता है, ये भी सही है। और नायक का चुनाव बंजारा जनजाति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी कथन सत्य हो जाएंगे। कंवर जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। कंवर जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कंवर जनजाति में जातीय पंचायत का प्रमुख पटेल कहा जाता है, सही है। कंवर जनजाति में ग्राम पंचायत भी होती है जिसका मुखिया पटेल या प्रधान कहा जाता है, तो यहाँ पे दूसरा भी कथन सही है। वहीं हम बात करें कई गांवों की मिलाकर अंचल स्तरीय पंचायत का भी गठन किया जाता है। इनका कार्य विभिन्न गांव के अंतर्गत व्यवस्था को कायम रखना होता है, तो ये तीसरा गलत है। और हम बात करें चौथा की, तो बोला गया कि कई अंचलों को मिलाकर एक केंद्रीय पंचायत का गठन किया जाता है जो सामान्यतः सारे क्षेत्र के विवादों को सुलझाता है। तो यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। खोंड जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। खोंड जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा सही है। तो खोंड जनजाति में सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है। सरपंच गांव का प्रधान होता है, तो पहला सही है। इस जनजाति में गांव के मुखिया को गौड़िया कहा जाता है, परंतु वर्तमान में यह पद विद्यमान नहीं है, तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर अपना हो जाएगा। अगला आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि कोल जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। कोल जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है।
तो इस जनजाति में पंचायत का प्रमुख मांझी कहलाता है, सही है। मांझी के द्वारा ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है तथा इसके द्वारा दिए गए फैसले सभी को मान्य होता है। तो दूसरा भी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज कंप्लीट कर दिया झारखंड की जो है जितनी भी जनजातीय शासन व्यवस्था थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब अगले क्लास में हम लोग जो है कवर करेंगे झारखंड की नीतियाँ। तो झारखंड की नीतियाँ को अगले क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आप इत्मीनान से अच्छे से देखिएगा और इसको एक बार रिवीजन करके जाइएगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर पूछे जाते हैं जनजातीय शासन व्यवस्था से तो निश्चित तौर पे आप करके आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर दें। मिलते हैं कल फिर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।